Subscribe my channel and hit a bell icon for further notification. Thank you for watching a video. हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों की एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है सर, ये कई बार आपको सुनने को मिलता होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ये बेसिकली लीगल टर्म है, ये आपको बेसिकली लॉ की लैंग्वेज में इसको सुनने को मिलता होगा। कई बार आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट में भी आप ये चीज़ें को आप इजीली देख सकते हैं। तो सर बहुत सारे लोग इसमें बेसिकली कंफ्यूज कर जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज मैं इसी दोनों कॉन्सेप्ट को आज आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को आज बताना चाहूँगा ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इस वीडियो में। तो चलिए सर, मैं ऊपर में एक हेडिंग डाल दूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है सर। हाँ, तो सर बेसिकली अब मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सर इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि इसमें मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा सर। ठीक है सर, मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। वो क्यों? तो सर इसमें बेसिकली आते हैं कौन? इसमें आते हैं सर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है सर, इसमें बेसिकली एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आते हैं। ये एम्प्लॉय क्या है? ये इनके अगेंस्ट बाइंडिंग है। ये एम्प्लॉय जो है, ये इनके सर्वेंट हैं, ये इनके अंडर काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का सीधा सा मतलब होता है सर, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप किसी के अंदर में काम कर रहे हैं, आपको कोई रेगुलेट कर रहा है। ठीक है सर, इस कंडीशन में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में रेगुलेटेड बाय समवन। ठीक है सर, आपको कोई रेगुलेट कर रहा है सर। ठीक है सर, आप इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करें, मान लीजिए ये मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये मिस्टर वाई हैं और ये काम कर रहे हैं रिलायंस में। ठीक है सर, ये रिलायंस में वर्कर हैं, काम कर रहे हैं सर। ये अब जब ये रिलायंस में काम करेंगे तो ये इनके अगेंस्ट बाइंडिंग हो जाएंगे। ये इनके अगेंस्ट बाइंडिंग हो जाएंगे सर। इनको अब इनके अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है सर, ये रिलायंस जो है इनको करेंगे रेगुलेट। ठीक है सर, ये रिलायंस इनको रेगुलेट करेंगे।
इनको इनको बोलेंगे कि भाई टाइम पे आओ, टाइम पे आओ, टारगेट पूरा करो, 10 बजे आओ, 5 बजे जाओ, कोई इन पे कोई इनका अपना नहीं चलेगा, जो भी चलेगा वो कंपनी का चलेगा। ठीक है सर। इसमें से आप आते हैं, देख लीजिए कि आपका एम्प्लॉय वर्कर्स, ठीक है सर, ये सारे आप इसमें आते हैं। और मैं बता दूँ सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में इसमें जो बंदे फॉल करेंगे, जो बंदे आएंगे, उनको एम्प्लॉय बेनिफिट्स एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर अलाउड। मतलब क्या? फिर मतलब ये हुआ कि सर कि ये मिस्टर एक्स को HRA मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, ठीक है सर, HRA मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, और क्या मिलेगा? मिड डे मील मिलेगा, ठीक है सर। ये सारे जो बेनिफिट जो हैं, ये सारे जो बेनिफिट जो हैं वो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के में जो होल्ड करेंगे उनको मिलेगा, यानी कि जो मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप को फुलफिल करेंगे, ठीक है सर। जो मास्टर एंड सर्विस रिलेशनशिप को फुलफिल करेंगे उनको ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें वही लोग आते हैं जो किसी के अंदर काम करते हैं। आप किसी के अंदर काम कर रहे हैं तो आप जो है आप उनके अनुसार चलेंगे, आपका नहीं चलेगा, आप इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करेंगे। आपको जो भी करना पड़ेगा, आपको अपने मालिक, अपने बॉस, अपने एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। आपको टारगेट दी जाएगी, एंड फिर आपको कमीशन भी दी जाएगी टारगेट को पूरा करने के लिए। मान लीजिए कि ये रिलायंस कंपनी ने मिस्टर वाई को बोला कि आप 10,000 पीस जियो सिम सेल करो, ठीक है, आपको बदले में 10% ऑफ प्रॉफिट्स देंगे हम, ठीक है सर। तो ये क्या हुआ सर? ये आपको कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको कमीशन दे रहे हैं, कमीशन बोल लीजिए या फिर बोनस बोल लीजिए, ठीक है सर। ये इनको दे रहे हैं, तो यानी कि क्या हो रहा है कि दोनों जो है एम्प्लॉयर का जो रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं सर, ठीक है। मोटा मोटी सर कहने का ये मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में वो लोग आते हैं जो किसी के अंदर काम करते हैं, ठीक है सर, जो किसी के अंदर काम करते हैं वो उसमें आएंगे। वो चाहे वो अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। नॉट वर्क्स एज इंडिपेंडेंट, ठीक है सर, नॉट वर्क्स एज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करेंगे ये, ठीक है। अब मैं तो दूसरी तरफ पढ़ता हूँ सर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। ये सर बेसिकली इंडिपेंडेंट ही होते हैं सर, ये बेसिकली सर इंडिपेंडेंट ही होते हैं। इनको किसी के अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं है सर, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको ना ही किसी को ये बताना है कि कितना टारगेट पूरा करना है, नहीं इनको कोई कहने वाला है कि भाई आप टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ।
ठीक है सर। नो टाइमिंग बाउंडेशन, ठीक है सर। इसमें इनको इनको इनकी अपनी मर्जी, ये 8 बजे ही ऑफिस चले आए या फिर 2 बजे ऑफिस आए, इनको कोई कहने वाला नहीं है। ये शाम को 5 बजे भी आ सकते हैं, शाम को 6 बजे भी आ सकते हैं और रात को 10 बजे भी आ सकते हैं। इनको कोई करने वाला नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इनको किसी के अंदर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से कौन कौन आएंगे सर? इसमें से आएंगे डॉक्टर, लॉयर, CA, CS, CMA, इंजीनियर, ठीक है सर। डॉक्टर, लॉयर, CS, CMA, इंजीनियर और इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है सर, जो कि इंडिपेंडेंट होकर सर्विस देते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर, लाइक मैं आपको बता दूँ, लाइक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एजेंट हो गए। ये लोग क्या है सर? ये लोग के इनको कोई रेगुलेट नहीं करता है, नॉट रेगुलेटेड बाय समवन, ठीक है सर। इसमें सर मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है। इनमें इनको मिस्टर वाई को ये रिलायंस कंपनी रेगुलेट कर रही है। ये मालिक है, ये नौकर हैं, ये मिस्टर वाई इनके अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है? ये मिस्टर जेड हैं और ये मिस्टर बी हैं। ये हैं सर CA और ये हैं सर एक रेस्टोरेंट ओनर, ठीक है। अब इनको चाहिए FSSAI, ठीक है। ये इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनको बाउंडेशन इनको रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। ये इनके पास आए, ये खुद आए। यहाँ पे देखिए कि मिस्टर वाई इनके पास गए थे जॉब मांगने के लिए। ये यहाँ पे आए जॉब मांगने के लिए, चल के आए, लेकिन ये खुद यहाँ पे आए। देख लीजिए सर, ये रेस्टोरेंट मालिक खुद ये आए या फिर इनके रिप्रेजेंटेटिव आए, ये इनके पास आए, CA के पास आए और इनको बोला कि हमें एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस चाहिए, जो कि रेस्टोरेंट लोगों को ये लेना होता है। तो ये ने यहाँ आए, CA के पास, CA के ऑफिस में आए। ये CA वालों ने क्या बोला? ये इनको बोला कि आपको विदिन 20 डेज में मिलेगा। तो ये CA ने अपना मन से 20 डेज टाइम ले लिया, जिसमें कि इनको ये नहीं कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनके मालिक नहीं है, ठीक है। ये इनके मालिक नहीं है। ये हो सकता है कि 10 दिन भी ले सकते थे, हो सकता था कि 7 डेज भी ले सकते थे, हो सकता है कि 20 दिन के बाद भी 20 डेज के बाद भी ये बोले कि अभी काम आपका नहीं हुआ, आपको 7 डेज और रुकना पड़ेगा, वेट 7 डेज मोर, ठीक है। तो इसमें क्या कहना है? इसमें कहना है कि इंडिपेंडेंट हैं ये, इसमें जो भी हैं इसमें सारे लोग इंडिपेंडेंट हैं, किसी के अंदर कोई नहीं है, ठीक है सर। यहाँ पे ये स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं, ठीक है सर। इनको ना ही किसी को नो कमीशन, नो सैलरी, नो बोनस,
नो एम्प्लॉय बेनिफिट्स, नो रेगुलेशन, नो प्रेशर, कुछ बाय मास्टर की तरफ से इनको ना ही कमीशन के लिए बोला जाएगा, ना ही सैलरी के लिए, नहीं बोनस के लिए, नहीं एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए, नहीं रेगुलेशन के लिए, नहीं प्रेशर दिया जाए कि भाई जल्दी काम करो। तो सर कहने का ये मतलब हुआ मेरा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में जो भी आते हैं वो किसी के अंदर काम करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में वो आते हैं जो किसी के अंदर काम नहीं करते, वो अपना ऑफिस डालते हैं, खुद अपने मर्जी से काम करते हैं और अपने दिमाग से काम करते हैं। यानी कि दिमाग से काम करने का मतलब कि उनको कोई रेगुलेट नहीं करते, वो अपने सुरक्षा से काम करते हैं। उनको कोई आदेश नहीं दे सकता है कि आप ऐसे करो या वैसे करो। वो अपने अकॉर्डिंग लेंगे डिसीजन, अपने अकॉर्डिंग वो क्या सही है क्या गलत है उसमें सोचेंगे विचारेंगे तो फिर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एम्प्लॉय हर काम एम्प्लॉयर से पूछ के करेगा। एक भी गलती होने पे सारी जिम्मेदारी एम्प्लॉय की जाएगी और उसको उसके लिए खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर, लॉयर, CA में जो इंजीनियर हैं, सारे जो हैं वो किसी के अंदर, वो उनके अपने जो क्लाइंट हैं उनके अंदर बनी नहीं है। अगर गलत हो भी गया तो क्लाइंट उनको ये नहीं बोला कि मैं भी सैलरी काट लूँगा, उनको देना होगा। लेकिन हाँ, ये जिम्मेदारी बनती है ये जो लॉयर हैं, CA में जो इन्होंने काम करके दिया है वो काम दुरुस्त काम करके दें, ट्रू एंड फेयर काम करके दें। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, बाय द वे मैं बोल रहा था कि अगर कोई गलती हो गई तो क्लाइंट उनको ये नहीं बोल सकता है, उनको ये नहीं रेगुलेट करेगा कि आपने काम गलत करके दिया, मैं आपको सैलरी नहीं, मैं आपको कमीशन नहीं दूंगा, मैं आपको उसकी जो फ़ी है वो नहीं दूंगा। या फिर वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि आप ऐसा करते तो ऐसा होता या वैसा करते तो ऐसा होता, क्योंकि सारी जो जानकारी है वो जो प्रोफेशनल्स के पास होती हैं, लॉयर के पास होती है, CA, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर जो भी हैं, उनको ज़्यादा जानकारी होती है। जो उनके पास आते हैं उनसे बेटर जानकारी होती है, तो वो बेटर समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अपने स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं इस दोनों का, इसका और इसका मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, दोनों का मतलब क्या है। ये तो मैं आपको अभी एग्जांपल बताया हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में जो आएंगे उसका एग्जांपल क्या है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पहले दोनों का एग्जांपल देके समझा दिया हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पे, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलूँगा। वहाँ पे मैं आपको अब उसकी लीगल डेफिनेशन क्या है, उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। थैंक यू दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं अपने स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के लीगल टर्म के बारे में बताने वाला हूँ, इंग्लिश में एक्चुअल में वो उसमें क्या लिखा गया है। तो चलिए मैं अपने स्लाइड की तरफ ले चलता हूँ आपको। ये देखिए सर, मैं अब आ गया हूँ सर अपने स्लाइड पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ठीक है सर। तो चलिए सर मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के बारे में। चलो मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, जूम कर दूँ सर आपको। सर पहला क्या बोलता है, इट रेफर्स पर्सन हु इज इन सर्विस और एम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स पर्सन हु इज इन सर्विस और एम्प्लॉयमेंट। तो सर कहने का मतलब है कि ये
उस पर्सन के बारे में बताता है जो कि किसी सर्विस में है या किसी एम्प्लॉयमेंट में है। सर्विस में यानी कि कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी के अंदर जॉब कर रहे हैं, सर्विस में है या फिर एम्प्लॉयमेंट में है, बात दोनों एक ही है। ठीक है सर, या तो किसी के अंदर काम कर रहे हैं या किसी पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, जो भी हो, जो भी सेक्टर हो, वो किसी के अंदर काम कर रहे हैं। दूसरा सर हो गया इट एस्टेब्लिश मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का सबसे फॉरमोस्ट अगर मीनिंग एग्जांपल है तो सर वो मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप है। कहीं भी आप सर देखेंगे ना सर, कहीं भी अगर आप मास्टर एक मिनट से मास्टर और सर्वेंट देखेंगे ना रिलेशनशिप, तो सर आपको समझ जाना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के बारे में ही बता रहा है सर। ठीक है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के बारे में ही बता रहा है। ठीक है सर, तो सर इट एस्टेब्लिश मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। आप किसी के अंदर सर काम कर रहे हैं, जो आपके बॉस होंगे, जो आपके बॉस होंगे वो जैसा आपको गाइडलाइन देंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। वो अगर वो जो बोलेंगे आपको वो करना है। वो बोलेंगे कि इस मंथ में इतना टारगेट होना चाहिए तो आपको वो टारगेट पूरा करके उनको देना है। वो बोलेंगे कि टाइम पे आओ तो आपको टाइम पे आना पड़ेगा। वो बोलेंगे कि आपको 7 बजे शाम तक आपको जो ऑफिस में आना है, तो आपको उनका बात मानना है और आपको ऑफिस में रहना है टिल 7 PM। तो सर क्योंकि वो आपके मास्टर हैं, क्योंकि वो आपके बॉस हैं और आप उनके सर्वेंट हैं, सर्वेंट इन द सेंस कि आप उनके अंडर एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप उनके अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको उनकी हर एक बात माननी पड़ेगी। इसलिए सर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, कि बेसिकली सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के कॉन्सेप्ट में ही ये आता है सर। ठीक है, अब सर मैं आपको बताता हूँ, लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका। इन दिस टर्म्स वर्कर्स और एम्प्लॉय इंटाइटल टू एवेल एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सबसे प्रमोस्ट रीजन सर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अगर आप सर किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो सर उस कंपनी में आपको लंच मिलता होगा, आपको चाय या कॉफ़ी मिलती होगी, आपको कन्वेंस मिलती होगी कहीं आने जाने के लिए। अगर आप किसी ऑफिस के काम से बाहर गए तो आपको जाने का खर्चा और आने का खर्चा कंपनी बेयर करेगी। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो फ्लाइट की टिकट आपको कंपनी देगी। आप रेलवे से जा रहे हैं, इंडियन रेलवे से जा रहे हैं तो आपको रेल का फेयर जो है वो कंपनी बेयर करेगी। और आपका PF जो कटती है, आपको PF में जो करती है, और PF जो करती है जिसमें कि आपके जो कंपनी के जो मालिक है, आपके जो एम्प्लॉयर हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है सर, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, आपको सैलरी मिलती है, आपको बोनस मिलती है, बहुत तरह का बोनस मिलती है। ये सारे जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं ये उन्हीं को मिलेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में आएंगे, जो किसी के अंदर काम करेंगे, जो मास्टर एंड सर्वेंट के रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करेंगे, और जो किसी के अंदर एम्प्लॉयमेंट है वो उन्हीं को ही मिलेगी। ठीक है सर, अब मैं आता हूँ सर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। इसका सर क्या लिखा है फर्स्ट में, इट रेफर्स ए पर्सन हु इज एन इंडिपेंडेंट और वर्क्स एज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। सीधी सी मतलब है सर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है सर, अब इसके बारे में जिक्र करूँगा।
So it refers a person who is an independent or works as independent professional. यानी कि सर इसमें वो लोग आते हैं जो कि अपना खुद का काम करते हैं, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, डॉक्टर हो गए, ये सब जो हैं वो खुद ये अपना ऑफिस खोलते हैं और ये खुद काम करते हैं। ये किसी के अंडर काम नहीं करते सर, ठीक है सर, ये किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होते हैं। इनको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है और ये एज ए इंडिपेंडेंट वर्क काम करते हैं। इनको मन होगा तो ये 10 बजे ऑफिस आएंगे, इनको मन होगा तो ये 12 बजे ऑफिस आएंगे, इनको कोई करने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ये मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये नहीं किसी के अंदर सर्विस करते हैं और नहीं किसी के अंदर एम्प्लॉयमेंट करते हैं सर, ठीक है सर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में वैसे लोग आते हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, सीएस है, सीएमए हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो कि इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंडिपेंडेंटली, खुद का सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट को, तो वो लोग इसमें फॉल करेंगे सर, ठीक है। दूसरा हो गया सर, हियर अ पर्सन सप्लाई सर्विस टू इट्स क्लाइंट। मैंने बोला ना सर आपको, ये अपने सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं सर, चाहे वो अकाउंटिंग सर्विस हो, चाहे वो लीगल सर्विस हो, चाहे वो प्रोफेशनल सर्विस हो, चाहे वो हेल्थ सर्विस हो, चाहे वो आर्किटेक्ट सर्विस हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट सर्विस हो, जो भी सर्विस हो वो इंडिपेंडेंटली अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें सर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में ये क्लाइंट इन पे पैसा नहीं बना सकता है कि आपको ये करके देना ही पड़ेगा। ये 6 दिन में भी काम कर सकते हैं, 7 दिन भी ले सकते हैं, 8 दिन भी ले सकते हैं, 9 दिन भी ले सकते हैं और 30 डेज 30 दिन भी ये ले सकते हैं। ये इन पर डिपेंड करता है कि कितना दिन ले। क्लाइंट इनको प्रेशर नहीं बना सकता है कि आपको 1 दिन में ही देना हो या आज एनी हाउ एट एनी कॉस्ट हमें ये काम करके दे दीजिए, नहीं। यही सर एक खासियत है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का कि इसमें सर इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकते हैं। अब सर आती है सर सर्विस प्रोवाइडर, एजेंट एंड क्लाइंट आर प्रिंसिपल। सर इसमें जैसा कि मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में इट एस्टेब्लिश मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। तो इसमें सर क्या है कि मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है सर, इसमें है सर जो मान लीजिए कोई एक सीए है, ठीक है सर, कोई सीए है, ये होंगे एजेंट, और मान लीजिए ये मिस्टर वाई हैं, ये होंगे प्रिंसिपल, ठीक है सर। ठीक है, ये सीए जो है वो एजेंट हैं और ये जो मिस्टर वाई हैं ये प्रिंसिपल हैं, ठीक है। यही यहाँ लिखा गया है सर, ये सर्विस प्रोवाइडर एजेंट। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए चाहे सीएस। एक मिनट सर, सॉरी, ये सीए जो हैं ये एजेंट हैं और क्लाइंट आर प्रिंसिपल। क्लाइंट कौन है? ये क्लाइंट है सर, मिस्टर वाई क्लाइंट हैं, ये प्रिंसिपल हैं, ठीक है सर। तो सर मैंने आपको यही इसका इंग्लिश में इसका लीगल डेफिनेशन था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का, ठीक है सर। अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पक्का आता है सर, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीएस का दे रहे हो, चाहे सीएमए का दे रहे हो, चाहे लॉ का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सर आपको फॉरमोस्ट ये डेफिनेशन आपको ये आना ही आना है सर, ठीक है सर। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर कि आपको एग्ज़ाम में आता ही आता है सर, ठीक है। तो सर यही आपको लिख देना है, तीन पॉइंट लिखेंगे, काफ़ी है सर, ठीक है।
ओके सर, थैंक यू।